नमस्कार साथियों, इतिहास के YouTube चैनल पर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम देख रहे थे भारतीय इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में कई प्रकार के स्रोत हमने देखे थे, जिसमें अभिलेख थे। अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है इसका हम अध्ययन कर रहे थे। उसके बाद स्मारक थे, अवशेष, मुद्रा, सिक्के। तो हम लगातार आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं पुरातात्विक स्रोत, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे स्मारक और अवशेष। इनके बारे में हम देखेंगे। जो पुरातात्विक स्रोत जिसका हम अध्ययन कर रहे थे, पुरातात्विक स्रोत, इसी कड़ी में आगे देखते हैं पुरातात्विक स्रोत, जिसमें स्मारक व अवशेष। स्मारकों की अगर हम बात करें या अवशेषों की हम बात करें, तो इतिहास को जानने के जो अवशेष है हमारे पास, वो मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, मौर्य शासनकाल से, गुप्त शासनकाल से, मंदिरों के अवशेष, बौद्ध स्तूपों के अवशेष, विहारों के अवशेष। ऐसे हजारों प्रकार के अवशेष मिलते हैं जिनसे हम इतिहास की जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ प्रमुख जो अवशेष है इनकी हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें अवशेष मिले हैं, जो जानकारी का स्रोत मिला है, वो है जैसे कि एक तो विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, विद्यालय भवन मिला है। अब यहाँ स्नानागार मिला है, इसकी अगर हम बात करें, विशाल स्नानागार मिला है। ये जो स्नानागार मिला है, इससे इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि स्नानागार। मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी तो वहां से हमें एक स्नानागार मिला था, विशाल। इस स्नानागार में जो कुल क्षेत्रफल है इसका, इस स्नानागार का, वो बताया गया है 108 फीट तो चौड़ा है, 180 फीट लंबा है। पूरा इसका क्षेत्रफल, जो स्नानागार था, इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल था 108 गुणा 180। इसके बीच में ये जो स्नानागार है, इसके बीच में 23 फीट चौड़ा और 39 फीट लंबा ये मुख्य स्नानागार था। एक तालाब, छोटा सा तालाब था, जिसको विशाल स्नानागार कहा गया है। इस तालाब के चारों तरफ स्नानागार या जो नहाने के लिए कमरे बने हुए थे, यहाँ चारों तरफ इस प्रकार के कमरे बने हुए थे। और यहीं पे एक ऐसा कमरा बना हुआ था जिसमें से पानी इसके अंदर डाला जाता था। एक तरफ निकासी के लिए व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ इस स्नानागार में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी होती थी। उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था नेट में, नेट का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में वह जो स्नानागार मिला है उसकी सीढ़ियां किस दिशा में है। उत्तर और दक्षिण में इसकी सीढ़ियां हैं। तो इससे हमें जानकारी क्या मिलती है कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में जो कुछ धार्मिक क्रियाक्रम होते थे या धार्मिक कार्यक्रम होते थे, उस अवसर पर लोग यहाँ स्नान करते थे। और ये पवित्र, जैसे आजकल पुष्कर है और जो भी पवित्र सरोवर है, वैसा ये सरोवर था। और यहाँ धार्मिक अवसर पर लोग स्नान करते थे। ये हमारी जानकारी का साधन है। इसके बाद यहाँ पे अन्नागार मिले हैं बड़े बड़े, यहाँ से विशाल अन्नागार भी हमें मिले हैं लाइनों में। इस प्रकार के 6 अन्नागारों की लाइनें मिली है। अन्नागार जहां अनाज रखा जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज रखने के लिए अन्नागार का उपयोग किया जाता था। और ये मुख्यतः सरकारी अन्नागार होते थे, जहां लोगों से कर लिया जाता था अनाज के रूप में, वह अन्न यहाँ रखा जाता था। और किसी भी विपत्ति या आपदा के समय इस अन्न का उपयोग किया जाता था। तो ये भी हमारी जानकारी के साधन है। अन्नागार
विद्यालय भवन भी मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से विद्यालय भवन के अवशेष मिले हैं, या फिर हम बात करें हड़प्पा से भी अन्नागार के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा हम देखें कि जब हम अध्ययन करते हैं कालीबंगा का, तो वहां से हमें जो अवशेष मिलते हैं वो मिलते हैं जुते हुए खेत के अवशेष, जुते हुए खेत के अवशेष मिलते हैं। अब यहां जो अवशेष मिले हैं हमें खेत के, तो यहां से विश्व में एकमात्र स्थान है जहां से 2 फसलें एक साथ ली जाती थी। 2 फसलें एक साथ एक ही खेत में 2 फसलें ली जाती थी। तो वो कौन कौन सी थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कालीबंगा में जुते हुए खेत के जो अवशेष मिले हैं, इस प्रकार की हमें ये रेखाएं मिली है, इस प्रकार की यूं। तो ये जो बड़ी रेखा है ये और ये, इनके बीच की जो दूरी है 90 सेंटीमीटर है। छोटी जो रेखा है इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। 90 की जो सेंटीमीटर की रेखा है ये और ये इनके बीच, तो यहाँ बोया जाता था, यहाँ सरसों बोई जाती थी 90 सेंटीमीटर वाले में, और छोटे में बोया जाता था चना। एक खेत में एक साथ 2 फसलें ली जाती थी यहाँ से। वैसे तो यहाँ से जो वह गेहूं लिया जाता था 2 फसलें ली जाती थी, लेकिन एक ही खेत से 2 फसलें जो ली जाती थी वो था चना व सरसों। ये अवशेष मिले हमें कालीबंगा से। इसके अलावा हमें लोथल से भी कुछ जानकारी मिलती है, रोपड़ से भी जानकारी मिलती है, अवशेष मिले हैं। जैसे गर्तावास के अवशेष मिले हैं रोपड़ में, बुर्ज होम में, कश्मीर के बुर्ज होम में हमें गर्तावास के अवशेष मिले हैं। और यहाँ से जो रोपड़ की बात कर रहे हैं कि रोपड़ से हमें तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, या एक मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाया गया है, तो वो भी उस समाज की जानकारी हमें देता है। इसके अलावा हम बात करें बौद्ध स्तूप भी मिले हैं काफी मात्रा में, जो खंडित अवस्था में है। जब अशोक शासक था तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। जब शासक बना पुष्यमित्र सूंग जब शासक बना तो इसने 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था। और पुष्यमित्र सूंग ने आदेश दिया था, अगर मुझे कोई बौद्ध भिक्षु का सिर ला के देगा तो मैं उसको सोने के सिक्के दूंगा। बौद्ध धर्म का वो कट्टर शत्रु था पुष्यमित्र सूंग, जिसने 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था। और यह स्तूप अवशेष हमें भारत के विभिन्न स्थानों से मिले हैं, जो इतिहास की जानकारी देते हैं कि इनका निर्माण कब हुआ, किसने करवाया, इस प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी का महल मिलता है पाटलिपुत्र से। चंद्रगुप्त मौर्य का एक लकड़ी का महल भी मिलता है पाटलिपुत्र से, और ये बहुत बड़ा महल था, जिसकी जानकारी हमें फाहियान देता है। फाहियान ये जानकारी देता है कि मैंने पाटलिपुत्र में लकड़ी का बहुत बड़ा महल देखा था चंद्रगुप्त मौर्य का। इसके अलावा स्मारकों में काफ़ी चीज़ें हैं जिनका हम यथास्थान पर जिक्र करेंगे। सिक्कों का बड़ा महत्व था, सिक्के भी काफ़ी मात्रा में मिले हैं। तो हम थोड़ा सा अध्ययन सिक्कों का कर लेते हैं कि सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं, कौन कौन सी धातुओं के सिक्के थे। अवशेष में तो जो प्राचीन वस्तुएं हैं उनकी जानकारी मिलती है हमें। अब हम देखते हैं सिक्कों का क्या महत्व था और सिक्के किस प्रकार उपयोगी थे। मुद्रा, इसी में पढ़ लेते हैं सिक्के, मुद्रा या सिक्के। सबसे पहले कि सिक्का किसे कहते हैं, मुद्रा होती क्या है। निश्चित वजन है, निश्चित माप है और व्यापार का माध्यम है। एक तो निश्चित वजन हो गया, निश्चित वजन, निश्चित वजन, निश्चित माप और व्यापार का माध्यम। व्यापार का माध्यम ये कहलाता है सिक्का। व्यापार का माध्यम सिक्का कहलाता है या मुद्रा कहलाता है। सिक्कों की अगर हम बात करें तो भारत के जो सिक्के हैं इनका इतिहास लगभग 600 ईसा पूर्व का है। इनका इतिहास 600 ईसा पूर्व से हमें सिक्के मिलने शुरू हो जाते हैं। 600 ईसा पूर्व
वह समय जब भारत में दूसरी नगरीय क्रांति शुरू हो गई थी या दूसरी बार नगरीकरण शुरू हुआ था, उस समय के सिक्के हमें मिलते हैं। उस समय के जो सिक्के थे वो मूलतः चांदी के टुकड़े होते थे। चांदी के टुकड़े पर विभिन्न प्रकार के निशान लगाकर या विभिन्न प्रकार के ठप्पे लगाकर, विभिन्न प्रकार के चिन्ह लगाकर उनको मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। तो उन सिक्कों को कहा जाता था आहत मुद्रा या पंचमारक मुद्रा। तो यहाँ जो प्राचीन सिक्के हैं भारत के वो मिलते हैं 600 ईसा पूर्व से। इन सिक्कों को कहा गया था आहत सिक्के। ये सिक्के मूलतः चांदी के टुकड़े होते थे, चांदी के टुकड़े। अब इनका कोई आकार नहीं था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, इस प्रकार का भी हो सकता था, इस प्रकार का भी हो सकता था, इस प्रकार का भी हो सकता था। इन पर यूं इस प्रकार निशान लगा दिए जाते थे। अब यहाँ इनका कोई आकार नहीं है, इन चांदी के टुकड़ों का कोई आकार नहीं है, इसलिए इन्हें कहा गया था आहत सिक्के। आहत सिक्के कहा गया। अब क्वेश्चन ये कि भारतीय प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्का किसने कहा था, नामकरण किसने किया था? तो प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल, इन्होंने सबसे पहले इन सिक्कों को आहत सिक्का कहा। सबसे पहले भारतीय जो सिक्के थे चांदी के टुकड़े थे, मूलतः इन्हें आहत सिक्का कहा था डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, क्योंकि इनका आकार नहीं था, घिसे पीटे थे, टूटे थे ये सिक्के, टूटे हारे थे या थके हारे। आहत शब्द का अर्थ है थके हारे। उन सिक्कों को आहत सिक्का कहा था डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। चांदी के टुकड़े होते थे, व्यापारी अपने बैग में रखते थे, जहां कहीं भी व्यापार के लिए जाते थे इन पर अपनी मोहर लगा देते थे। किसी पशु का चित्र है, किसी पक्षी का चित्र है, किसी वृक्ष का चित्र है, उनका एक प्रतीक होता था। जहां भी व्यापार के लिए व्यापारी जाते थे तो वहां बैग में काफी सारी चांदी की ऐसे टुकड़े रखते थे। व्यापार के समय उनको गर्म किया जाता था, उन पर मोहर लगा दी जाती थी, वो सिक्का बन जाता था। इन सिक्कों को कहा जाता था आहत सिक्के। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन्हें आहत सिक्का कहा है। प्रसिद्ध पुरातत्वविद जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पंचमारक कहा है। पंचमारक, पंचमारक का मतलब है ठप्पा मारना, ठप्पा मारना, क्योंकि बीच में ठप्पे लगाए गए हैं। ये किसी पशु के हो सकते हैं, किसी पक्षी के हो सकते हैं, किसी वृक्ष के हो सकते हैं, इसलिए जेम्स प्रिंसेप ने इन सिक्कों को पंचमारक कहा। सिक्कों का जो इतिहास है वो 600 ईसा पूर्व तक है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया ये, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता था या कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता था। अभी जो सिक्के हैं ये व्यापार का साधन होते थे। सिक्कों की प्राचीनता, अगर सिक्कों की प्राचीनता की बात करें तो ये 600 ईसा पूर्व तक चली जाती है। 600 ईसा पूर्व में जो हमें सिक्के मिलते हैं ये चांदी के टुकड़े थे या तांबे के टुकड़े होते थे जिन पर ठप्पा लगाया जाता था। इन सिक्कों को आहत सिक्का कहा गया था वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा। अब क्वेश्चन ये कि ये जो आहत सिक्के हैं ये मिले कहाँ से थे? तो सबसे पहले आहत सिक्के हमें मिले थे दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में स्थान है कोयम्बटूर। सबसे पहले तमिलनाडु में स्थान है कोयम्बटूर, यहाँ से आहत सिक्के मिले थे। आहत सिक्के हमें मिले थे। और कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि गोलकपुर नाम का एक स्थान था पाटलिपुत्र के पास। गोलकपुर पाटलिपुत्र, यहां से हमें सिक्के मिले हैं गोलकपुर पाटलिपुत्र से। गोलकपुर पाटलिपुत्र से जो हमें सिक्के मिले हैं ये प्राचीन सिक्के थे, आहत सिक्के। लेकिन जो भी हो, द्वितीय नगरीकरण के समय जो चांदी के टुकड़े चलते थे वो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं। अब सिक्कों के इतिहास की हम बात करें कि सिक्कों को व्यवस्थित किसने किया,
क्योंकि प्राचीन जो सिक्के हैं वो चांदी के टुकड़े हैं। और उससे पहले अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में सिक्के नहीं थे। वहाँ जो मूल्य की इकाई थी वो गाय थी या वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वहाँ वस्तु विनिमय था, वहाँ गाय को इकाई नहीं माना गया था, वहाँ सिर्फ वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था। वैदिक काल में गाय को मानक इकाई माना गया था और वहाँ भी वस्तु विनिमय होता था। लेकिन यहाँ पे आहत सिक्के हैं 600 ईसा पूर्व जब द्वितीय नगरीकरण हुआ था। इसके बाद हम सिक्कों के विस्तार की बात करें तो भारतीय जो सिक्के हैं इनको सबसे पहले व्यवस्थित किसने किया था? भारतीय सिक्कों को व्यवस्थित किसने किया था? तो व्यवस्थित करने वाले थे हिंदी यवन के शासक। हिंदी यवन के शासक इन्होंने भारतीय सिक्कों को व्यवस्थित किया। भारतीय सिक्कों को व्यवस्थित किया था इन्होंने, सिक्कों को व्यवस्थित किया। अब इन्होंने क्यों किया? क्योंकि जब हिंदी यवन के शासक भारत में आए थे, डेमेट्रियस नाम का एक शासक था। सबसे पहले भारत आने वाला हिंदी यवन शासक था डेमेट्रियस। ये आया था, भारत में रहा। इसका एक उत्तराधिकारी आया था मिनांडर, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु भी था ये। मिनांडर आया था। अब डेमेट्रियस व मिनांडर ने भारत में सबसे पहले सिक्कों को व्यवस्थित किया। भारत के इतिहास में अगर सिक्कों को व्यवस्थित करने का किसी लोगों को श्रेय है, किसी राजा को श्रेय है, तो हिंदी यवन के शासक थे डेमेट्रियस, इनका उत्तराधिकारी था मिनांडर। मिनांडर ने सर्वप्रथम, हालांकि सिक्कों को व्यवस्थित करने का जो काम किया था इन दोनों ने किया था। मिनांडर ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए। इससे पहले चांदी के सिक्के होते थे। मिनांडर ने सबसे पहले भारत में उत्तर पश्चिम भारत में सोने के सिक्के चलाए। मिनांडर प्रथम शासक था जिसने उत्तर पश्चिमी भारत में सोने के सिक्के चलाए। एक तो सोने के सिक्के चलाए, दूसरे ये जो आहत मुद्रा है इस प्रकार की, ये मुद्रा है, इसको इन्होंने व्यवस्थित किया। भारतीय सिक्के को व्यवस्थित करने का कार्य किया था हिंदी यवन शासकों ने। अब सिक्के को व्यवस्थित कर दिया है, इस पर लेख लिखना शुरू कर दिया। बीच में किसी शासक की मूर्ति बनानी शुरू कर दी या उसका प्रतीक बनाना शुरू कर दिया, शासक की मूर्ति बनानी शुरू कर दी। सिक्के को व्यवस्थित किया, लेख लिखना शुरू किया। यह कार्य किया था सबसे पहले हिंदी यवन के शासकों ने। अगर भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का कार्य किया था तो वो किया था प्रसिद्ध शासक मिनेंडर ने। इसके बाद हम बात करें, ये जो सिक्का है इस पर लेख तो लिखा इन्होंने। सिक्के के ऊपर तारीख लिखने की शुरुआत किसने की थी? नेट में क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा शानदार क्वेश्चन था कि भारतीय सिक्कों पर तारीख लिखने की शुरुआत करने वाले शासक कौन थे? तो एक शासक का नाम आता है शक शासक था, शक शासक जयदामन। इसने सबसे पहले भारतीय मुद्रा पर तारीख लिखने का कार्य किया या तारीख लिखने की शुरुआत की थी। सबसे पहले शक शासक, शक जो शासक थे वो संभवतः ईरान के थे, मध्य एशिया के थे, भारत में आए थे। लेकिन यहाँ सिक्कों को व्यवस्थित किया था हिंदी यवन के शासकों ने। राजा क्या करते लिखना और सिक्के पर लेख लिखना, ये काम तो किया था हिंदी यवन के शासकों ने। सबसे पहले तारीख लिखने की अगर बात की थी तो वो जयदामन नामक क्षत्रप था जिसने भारतीय सिक्के पर तारीख लिखी थी। अब यहां इन्होंने सोने के सिक्के जारी कर दिए। इसके बाद कुषाण शासक आए। कुषाण शासकों की बात करें, जो विम कड़फिसस था, प्रथम शासक था कुजुल कड़फिसस, उसका उत्तराधिकारी था विम कड़फिसस। विम कड़फिसस ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। विम कड़फिसस कुषाण वंश का शासक था। इसने भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। शुद्ध सोने के सिक्के अगर किसी ने चलाए थे वो कुषाण थे। शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाले भारत में थे कुषाण।
कुषाणों ने भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, जिनमें नाम आता है भीम कनफ्यूशियस का। उसके बाद कनिष्क ने भी अपना योगदान दिया था। उसके बाद और जो भी शासक थे सबने अपना अपना योगदान दिया था भारतीय सिक्के को व्यवस्थित करने में। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे। भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, शुद्ध सिक्के तो सबसे ज्यादा इन्होंने चलाए थे। सबसे ज्यादा जो अगर सोने के सिक्के चलाए थे वो चलाए थे गुप्त शासकों ने। हालांकि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए थे, लेकिन उन सिक्कों में मिलावट थी। वो सिक्के कम शुद्ध कम थे। सबसे ज्यादा गुप्त शासकों ने सिक्के चलाए। हालांकि सबसे ज्यादा सोने के शुद्ध सिक्के चलाने की अगर बात करें तो वो कुषाण शासकों ने चलाए थे। सबसे ज्यादा सिक्के चलाए थे, लेकिन मिलावट थी, गुप्त शासकों ने चलाए थे। गुप्त शासकों में एक शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त शासकों में प्रथम शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त से पहले एक शासक था रामगुप्त, गुप्त वंश का प्रथम शासक, जिसने तांबे के सिक्के चलाए। इसने तांबे के सिक्के चलाए थे। तांबे के सिक्के चलाए रामगुप्त। हालांकि इसका शासनकाल ज्यादा नहीं है, 5 साल का रहा था, 375 से 380 ईस्वी तक रामगुप्त तांबे के सिक्के चलाए। गुप्त जो शासक थे, भारतीय इतिहास में जो गुप्त शासक थे, इन्होंने भारतीय सिक्के को विदेशी प्रभाव से मुक्त कर दिया था। भारतीय सिक्के को विदेशी प्रभाव से मुक्त करने वाले शासक गुप्त थे। विदेशी प्रभाव से मुक्त करने वाले शासक गुप्त थे। गुप्तों ने भारतीय सिक्के पर जो विदेशी प्रभाव था उसको खत्म किया था और सिक्कों का पूरा भारतीयकरण कर दिया था। भारतीय शासकों के चित्र बनाना, भारतीय देवी देवताओं के चित्र बनाना। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक होता है चित्त, एक होता है पट। चित्त जो या ऊपर का भाग है जिसे हेड बोलते हैं, वहां किसी जो शासक होते हैं उसकी मूर्ति बनी होती है, उसकी एक फोटो बनी होती है, और दूसरी तरफ अनेक देवी देवताओं या अन्य पशु पक्षियों की आकृति बनी होती है। तो दोनों तरफ सिक्के को व्यवस्थित किया था गुप्त शासकों ने। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत के इतिहास में शीशे के सिक्के जारी करने वाले राजवंश कौन से थे। तो शीशे के सिक्के भी जारी किए गए थे। शीशे के सिक्के जारी करने वाले शासक थे, दक्षिण भारत के थे सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे, प्रोटीन के सिक्के जारी किए थे, और भी धातु उनके भी सिक्के इन्होंने जारी किए थे। अब इसका मतलब ये था कि वहां चांदी की कमी थी। इतिहासकारों के अनुसार दक्षिण भारत में चांदी की कमी थी, इसलिए सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए। हो सकता है कि उन्होंने चांदी व्यापार के लिए रख ली हो, व्यापार के आदान प्रदान के लिए चांदी रख ली हो, लेकिन यही कहा जाता है कि शीशे के सिक्के जारी किए थे सातवाहन शासकों ने। निकिल के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था। निकिल धातु, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निकिल के सिक्के जारी करने वाला शासक, निकिल के सिक्के जारी करने वाला शासक, यहाँ भी एक हिंदी वंश शासक था अगाथा कलीज, जिसने निकिल के सिक्के जारी किए थे। अगाथा कलीज, इन्होंने भारत में सबसे पहले निकिल के सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ हम सिक्कों का इतिहास देख रहे थे। जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ता जाएगा, प्रॉपर वे में हम चलेंगे धीरे धीरे। तो अगर गुप्त राजवंश आता है तो उन सिक्कों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। मौर्य वंश आता है तो उनके सिक्कों का भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। मौर्य युग में संभवतः हाथ सिक्के ही ज्यादा थे, क्योंकि उसके बाद हिंद यमन के जो शासक आए थे इन्होंने सिक्कों को व्यवस्थित किया था। और हमने अब तक देखा है कि पुरातात्विक स्रोत में प्रमुख अभिलेख हमने देखे हैं। कुछ स्मारकों की बात करी, उनकी बात जैसे जैसे आगे चलेंगे करते चलेंगे। सिक्कों की हम बात कर रहे थे कि निश्चित वजन हो, निश्चित माप हो, व्यापार का माध्यम ये कहलाता है सिक्का। 600 ईसा पूर्व के जो सिक्के थे उन्हें कहा जाता है आहत सिक्के। मूलतः चांदी के टुकड़े होते थे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन्हें आहत सिक्का कहा था। जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पंचमारक कहा था, जो अंग्रेजी शब्द है ठप्पा लगाना, ये कहा था। सबसे प्राचीन जो सिक्के मिलते हैं वो कोयम्बटूर से आहत सिक्के मिलते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गोलकपुर नामक स्थान है पाटलिपुत्र के पास, वहां से हमें सबसे प्राचीन सिक्के मिलते हैं।
इसके अलावा सिक्कों की हम बात करें तो भारतीय सिक्कों को व्यवस्थित किया था सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने। हिंद यवन के जो शासक आए थे संभवतः 184 या 186 या 184 ईसा पूर्व सर्वप्रथम आने वाला शासक था डेमेट्रियस। डेमेट्रियस आया था भारत में सबसे पहले हिंद यवन शासक, उसका उत्तराधिकारी था भारत में मिनांडर। इन दोनों ने मिलकर भारतीय सिक्के को व्यवस्थित किया और भारत में सबसे पहले अगर किसी ने सोने का सिक्का चलाया था तो वो चलाया था मिनांडर ने। उत्तर पश्चिमी भारत में इन्होंने भारतीय सिक्के को व्यवस्थित किया। ये जो आहत मुद्रा है इसको इन्होंने व्यवस्थित किया, सिक्के को आकार दिया, एक तरफ लेख लिखना शुरू किया, एक तरफ राजा की आकृति बनानी शुरू की और इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के बनाए। कि उसमें पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले तारीख युक्त सिक्के तो शक शासकों ने, भारत में सबसे पहले जयदामन नामक शासक ने तारीख युक्त सिक्के जारी किए थे। इसके बाद कुषाण शासक आए भारत में। कुजुल कन्फ्यूशस इसका संस्थापक था। कुजुल कन्फ्यूशस का उत्तराधिकारी विम कन्फ्यूशस था जिसने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए और सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाले शासक थे कुषाण शासक। इनके बाद गुप्त शासक है। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए लेकिन इसमें मिलावट थी। चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम गुप्त शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। रामगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने तांबे के सिक्के चलाए और विदेशी प्रभाव से भारतीय मुद्रा को आजाद करवाने वाले थे गुप्त शासक। शीशे के सिक्के दक्षिण भारत के सातवाहनों ने जारी किए थे। निकिल के सिक्के अगाथा क्रिस्टी ने जारी किए थे। अब सिक्कों का जो मिनिमम इकाई थी, सिक्कों को नापने की मिनिमम इकाई थी, वो थी रत्तिका नामक इकाई। रत्तिका नामक इकाई सिक्कों के वजन को मापने की इकाई होती थी। गुंजा नामक भी एक इकाई होती थी, ये भी सिक्कों को मापने की होती थी। तो ये प्राचीन सिक्कों को मापने की इकाई होती थी रत्तिका व गुंजे। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत। नमस्कार, जय हिंद।